नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि इस बार की दशहरा को हमारे पहले वाले दशहरे जैसे चकाचौंध के साथ तो मनाया नहीं जा सका। इस बात का दुख तो रहेगा, लेकिन माता की कृपा से आप सभी अपने परिवार के साथ खुश रहे, आबाद रहे और जीवन की हर मोड़ पे दुर्गा माता की कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे। इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। आप सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि भारत की तरफ से कई बार ये बताया जा चुका है कि तेजस को अभी मलेशिया को ऑफर किया गया है और मलेशिया की लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेंडर में तेजस को अभी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार ये बात बताया जा चुका है कि मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में पाकिस्तान की तरफ से अपनी JF-17 को भी ऑफर किया गया है और पाकिस्तान को इस बात का विश्वास भी है कि इस टेंडर में JF-17 तेजस को हराकर इस टेंडर को हासिल करने वाला है। और जैसे कि मलेशिया और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन है और दोनों मुस्लिम कंट्री है, तो उस आधार को बेस करके भी पाकिस्तान की तरफ से ये बातें बताया जाता है कि इस टेंडर में मलेशिया की तरफ से JF-17 को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी मलेशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि असल में इस टेंडर के अंदर अभी JF-17 को ही बाहर कर दिया गया है। इसको लेके जो RFI को इशू किया गया था उसको जून 2021 में इशू किया गया था और पिछले महीने ही 22 तारीख को इसको रिस्पॉन्ड करने का आखिरी टाइम था। लेकिन अभी इस टेंडर में जिन 6 कंटेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें JF-17 का नाम नहीं है। इसमें भारत की तरफ से तेजस, साउथ कोरिया की तरफ से FA-50, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, रशिया की तरफ से MiG-35, इटली की तरफ से M346 एयरक्राफ्ट और चाइना की तरफ से L-15 ट्रेनर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि ऑफिशियली अभी इस टेंडर में JF-17 या तो शामिल नहीं हो पाया या फिर इनिशियल इवोल्यूशन के दौरान JF-17 को मलेशिया की तरफ से इस टेंडर से बाहर कर दिया गया है। अभी मलेशिया की तरफ से अपनी एयरफोर्स की हॉक जेट को रिटायर करने के लिए 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है और इसके बाद वो टोटल 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बताया गया कि 2022 तक ही वो पहले 18 जेट को खरीदने के लिए डील को फाइनल करने वाले हैं और इनकी डिलीवरी पूरा होने के बाद 2025 के आसपास वो बाकी बचे जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और अभी इस टेंडर में तेजस के सिलेक्ट होने की चांसेस काफी हद तक कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अभी मलेशिया की इस टेंडर में तेजस और FA-50 को ही मलेशिया की पहली पसंद माना जा रहा है और अगर वो तेजस को खरीदते हैं तो ये कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाला है। मलेशिया पैसे के बदले यहाँ पे पाम ऑयल को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट के तौर पर यहाँ पे भारत को वो पाम ऑयल को भी भेज सकते हैं, जो कि मलेशिया के लिए काफ़ी इजी ऑप्शन हो सकता है। और HAL पहले से इसको लेके कार्रवाई को शुरू कर चुका है। तो अभी तक जो लोग JF-17 को सिलेक्ट होने को लेके खुश हो रहे थे उनको शायद ये बुरा लगने वाला है, क्योंकि अभी इस पूरे टेंडर से ही JF-17 को हटा दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को लेके। अब सबको पता होगा कि एवरो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लाइट से मीडियम वेट क्लास का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है और अभी भी एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम है उनमें 70% से ज़्यादा सर्विस लाइफ बचा हुआ है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से इन सभी एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको रिप्लेस करने का फैसला किया गया था और इनकी जगह पर यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए फैसला किया गया है। हमारी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट की बात करें तो ये लगभग 40 से 50 साल के आसपास पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इतने पुराने होने के बावजूद भी इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है और हमेशा से इनकी सर्विस रिलेटेड इशू रहने की वजह से इनको मैक्सिमम टाइम ग्राउंडेड कंडीशन में ही रहना पड़ा है, जिस वजह से मोस्टली इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से VVIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसकी एयरफ्रेम की जो सर्विस लाइफ है वो लगभग 1 लाख घंटे का, जिस वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। और इसी वजह से HAL की तरफ से इनको अपग्रेड करने का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स इनको अपग्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो अभी इसी वजह से HAL की तरफ से बस अपनी एक पर्सनल एवरो एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको हो सकता है देखने के बाद में इंडियन एयरफोर्स आगे चल के इनको अपग्रेड कर सकता है।
इसी बीच एचएएल की तरफ से जो अपग्रेड करने का प्लान किया गया था उसको 2 अलग अलग फेज में करने का प्लानिंग किया जा रहा है। सबसे पहले तो फेज 1 के दौरान इसके अंदर एक फुल नई ग्लास कॉकपिट जो कि पूरी तरीके से डिजिटल सिस्टम से इक्विप होने वाला है और इसमें कंप्लीटली नए डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम और सेंसर को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही नए फीचर के तौर पर इसमें डुअल फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, डुअल इंजन डाटा कंसंट्रेटर यूनिट, डुअल अल्टीट्यूड और हेडिंग डाटा रेफरेंस सिस्टम, डुअल डिजिटल ए डाटा कंप्यूटर और इंजन डाटा इंडिकेटर के साथ साथ क्रू सेफ्टी सिस्टम को भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। फिर फेज 2 के दौरान इसमें एक नए इंजन को भी इस्तेमाल करने की बात की गई है जो कि इसकी वर्तमान की रोल्स रॉयस के इंजन को रिप्लेस करने वाला है। इसके अलावा इसमें सर्विलेंस रडार, वेदर रडार, वीडियो कैमरा के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग आईआरएसटी सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। एचएएल की तरफ से अभी इसकी इंजन के लिए एक आरएफआई को भी इशू किया जा चुका है, लेकिन एचएएल के मुताबिक इसको पूरी तरीके से अपग्रेड करने के बाद फिर से फ्लाइट सर्टिफिकेशन मिलने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लगने वाला है। अगला अपडेट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग को लेके। हर 2 साल के अंतर में इजराइल की तरफ से एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग को आयोजित किया जाता है और इसमें मल्टीपल देश पार्टिसिपेट करते रहते हैं। पिछली बार भी इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन पिछली बार इसमें भारत की तरफ से सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अपने गरुड़ कमांडो को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इस बार इसमें भारत की तरफ से अपने फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय करने की बात की गई है और इसमें भारत की तरफ से अभी अपनी मिराज 2000 फाइटर जेट को डिप्लॉय की जाएगी। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बार की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो एक हिस्टोरिक एक्सरसाइज होने जा रहा है, क्योंकि इस बार इसमें भारत और इजराइल के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और यूएस भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये भी पहली बार होने वाला है जहां पर ब्रिटिश फाइटर जेट इजरायली फाइटर जेट के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी पहली बार ही होने वाला है जिसमें फ्रांस की तरफ से अपनी राफेल को डिप्लॉय किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज को इजरायली एयरफोर्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक देश की एयरफोर्स की बात करें तो सभी की ऑपरेटिंग प्रोसीजर थोड़े अलग होते हैं और सभी अलग अलग कैटेगरी के फाइटर वेपन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में सभी का एक साथ जॉइंट एक्सरसाइज को करने से इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस बीच 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिससे एक रियल वर्ल्ड की बैटल को सिमुलेट किया जा सकेगा और इसमें मेनली एयर सिक्योरिटी ऑपरेशन को करने की बात सामने आई है, लेकिन ये एक्सरसाइज अभी लगभग 2 हफ्तों तक चलने वाली है, जिस वजह से अभी इसमें और भी काफी सारे ऑपरेशन को किया जा सकता है जो कि आगे चल के पता चलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सब पहले से ये बात जानते हैं कि इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को लेके हमारे नेवल ऑफिसर्स के बीच पहले से बहस चलता आ रहा है। कुछ हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट करते हैं तो कुछ इसके बदले न्यूक्लियर सबमरीन को एक्वायर करने को ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे वर्तमान की नेवी चीफ के रिसेंट स्टेटमेंट की बात करें तो मैलवेयर एक्सरसाइज के दौरान ही एडमिरल करमबीर सिंह जी को एक सवाल किया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में काफी पैसा खर्च होता है और ये काफी महंगे पड़ जाते हैं, तो क्या ये अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। इसका आंसर देते हुए उन्होंने बताया था कि भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महंगे होते हैं, लेकिन INS विक्रांत की डेवलपमेंट के ऊपर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो बर्बाद नहीं हुआ है और वो पैसा वापस भारत में ही इन्वेस्ट किया गया था, जिससे कई सारे लोगों को रोजगार भी मिला था। इसके साथ ही इसके लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो आगे चल के हमको एक और कैरियर को बनाने के लिए भी काम आने वाला है और हम चाहे तो तुरंत ही विक्रांत की एक सिस्टर क्लास के शिप्स को बना सकते हैं। लेकिन हमारी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये काफ़ी हद तक बड़ी कैरियर होने जा रहा है और इसमें लगभग विक्रांत के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अब एक सवाल ये भी किया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले हम अपने आइलैंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडमान या लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को हम लोग नए एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर नेवी चीफ का कहना यह था कि नेवी के लिए एयर पावर काफ़ी मायने रखता है और अगर डीप सी की बात करें तो कहीं पर भी कोई थ्रेट को अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो अंडमान से या लक्षद्वीप से एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करने के बाद इनको डीप इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए कम से कम 90 मिनट का टाइम लग सकता है और इतने टाइम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। हमारे दुश्मन जो है वो अंदर आके बम गिरा के वापस जा सकते हैं, मिसाइल को लॉन्च करके वापस जा सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है।
इसी वजह से हम अभी एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत पड़ने वाली, जिसको हम जहाँ चाहे वहाँ पर ले जाके वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए अभी हमको इंडियन नेवी की एयर विंग्स को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूएस के पास लगभग 11 ऑपरेशनल कैरियर मौजूद हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के पास फिलहाल के लिए 2 ही हैं, लेकिन 2050 के आसपास चाइना कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है। तो ऐसे में हमें उनको मैच करने के लिए भी एडिशनल कैरियर को इंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लैंड बेस किसी भी लोकेशन से हम लोग किसी भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ फाइट को नहीं ले सकते हैं। और दुश्मन की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के सामने अगर हमारा नॉर्मल बैटल ग्रुप रहेगा तो दुश्मन के फाइटर जेट हमारे शिप्स के लिए खतरा बन सकते हैं। और ऐसे कई पॉइंट है जिनको नेवी चीफ की तरफ से दर्शाया गया था कि किस वजह से हमको अभी एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।